हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर। आज है 6 अप्रैल और आज के एक्सप्लेन सेक्शन में है श्रीलंका की जो राजपक्षा डायनेस्टी है वो किस तरीके से पॉलिटिक्स में इतने सालों तक राज कर रही है और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। इनकी जो पूरी फैमिली यहाँ पर ट्री दी गई है, ठीक है, कौन कौन से पोस्ट पे है। तो ये बहुत ही एक छत्र रूल इन्होंने किया है श्रीलंका पे। और आज जो ये पूरा क्राइसिस आया है, कैसे इस क्राइसिस तक ये लोग पहुंच गए हैं, तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं। इसको हम एक सरसरी निगाह से देख लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो जो बूचा की जो अभी चर्चा हो रही है, वहाँ पे किस तरीके से रशियन जो ट्रूप्स हैं उन्होंने लोगों को ट्रीट किया है, किस तरीके से मारा गया है, उसके बारे में चीज़ें हैं। और इंडिया का इस पर क्या स्टैंड है हम वो भी एक बार देख लेंगे। चलिए अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए श्रीलंका में क्या हालात हैं पॉलिटिकल फैमिली के नज़रिए से हम देखें तो एक भाई हैं महिंदा राजपक्षे, ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और दूसरे भाई हैं गोटबाया, ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है। फिर इनके बेटे हैं और एक बेटा जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ टू पीएम है, ठीक है, एक मिनिस्टर है। ये दोनों जो हैं ये अपनी फैमिली की थर्ड जनरेशन है पॉलिटिक्स में, ठीक है, और आगे की इनकी पीढ़ी तैयार ही है। और इनके अलावा ऐसे बहुत सारे इनके रिलेटिव्स हैं, ख़ानदान के लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं। एक समय ऐसा था जब इनकी फैमिली के करीब करीब 40 लोग गवर्नमेंट में हुआ करते थे, आप सोचिए, ठीक है। पूरे साउथ एशिया की बात करें तो ये मतलब एक कॉन्फिडेंटली नेपोटिस्टिक फैमिली कही जाएगी, ठीक है। नेपोटिज़म क्या होता है ये हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक छत्र रूल किया है इतने सालों से, तो यहाँ तक ये कैसे पहुँचे हैं। और आज की जो क्राइसिस है वो इनके नज़रअंदाज करने के वजह से हालात वहाँ पे पैदा हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा करप्शन हुआ है और इनके जो भी रिलेटिव्स हैं सब पे कोई ना कोई करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये सारे मामले हैं वहाँ पर। देखिए इनकी पॉलिटिक्स में हम शुरुआत अगर कहें तो जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में, तब महिंदा राजपक्षे के जो पिता हैं और एक और इन्हीं के फैमिली मेम्बर थे जो इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे, ठीक है। और उसमें फिर जो इनके पिताजी हैं इनका नाम था डॉन एल्विन राजपक्षा, और ये फाउंडिंग मेंबर थे वहाँ की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के, और 2 बार पार्लियामेंटेरियन रह चुके थे। लेकिन पार्टी की जो कमान थी वो उस टाइम पे बनादरा नाइके इनके हाथों में थी। और जब इनका असैसिनेशन हुआ था 1959 में, तो उनकी जो वाइफ थी सिरिमावो, उन्होंने इस पार्टी को संभाला। अब राजपक्षा महिंदा राजपक्षा की हम बात करें तो ये ऑलरेडी 20 सालों से, मतलब 2 डेकेड से ये पॉलिटिक्स में थे। और सिरिमावो के बाद ये पार्टी की जो कमान थी वो कुमारतुंगा ने संभाली थी। 2005 में जाकर महिंदा राजपक्षे ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े होने का विचार किया, वो भी इसलिए क्योंकि कुमारतुंगा जो थे उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया था पॉलिटिक्स से। और तब लिट्टे वाला जो मामला था, LTTE वाला, वो बहुत ही तूल पकड़ चुका था। तो महिंदा ने ऑफ कोर्स यही सारे वादे किए थे, इस इशू को बना के उन्होंने बहुत सारे अपने दावे किए थे, उस आधार पर वो खड़े हुए थे इलेक्शंस में। उसमें उन्होंने दावा किया कि लिट्टे की जो मिलिट्री डिफीट हो पाई थी वो इसीलिए हो पाई क्योंकि उनके भाई गोतबाया उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी थे। 2009 में जाकर फिर उनको जीत मिली, वो इलेक्शंस में जीत गए। लेकिन तब क्या हुआ था, बहुत सारे तमिल सिविलियंस जो थे वो मारे गए थे और बहुत सारे मिस हो गए थे, ठीक है, मिसिंग थे। लेकिन इस बीच में राजपक्षा के लिए यही सारी बातें काफ़ी विक्टोरियस साबित हुई और तब से फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद बहुत सारे लार्ज स्केल करप्शन के मामले उनके फैमिली मेम्बर्स पे, उन पर खुद पर लगते रहे। और फिर चाइना पिक्चर में आने लगा, ठीक है। वैसे चाइना सिरिमावो के टाइम से ही श्रीलंका से काफ़ी क्लोज था, लेकिन राजपक्षा ने चाइना को और ज़्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। हम्बनटोटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे चाइना की मदद से स्टार्ट किया गया, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना की मदद से ही पूरे किए जा रहे हैं। और कितने भारी मात्रा में इन्होंने लोन लिया है चाइना से, वो तो बात करने वाली कोई है ही नहीं। और इसकी चिंता जो है वो इंडिया ने हमेशा से ही जताई थी कि श्रीलंका की जो इतनी क्लोजनेस है वो सही नहीं है हमारे लिए चाइना से, है ना। फिर 2015 में महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गए, जिसका पूरा ठीकरा उन्होंने इंडिया पर ही फोड़ा। और उनकी जो पार्टी थी वो बुरी तरह से हार गई थी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी।
तो दोनों जगह से वो चले गए थे। अब क्या हुआ, 2018 में हमने देखा था बीच में मैत्रीपाला सिरिसेना ये प्रेसिडेंट थे वहाँ के, राइट। और जो विक्रम सिंघे थे, रनिल विक्रम सिंघे, ये पीएम बने थे। और इनका इंडिया की तरफ काफ़ी झुकाव था, ये प्रो इंडिया थे। इंडिया से इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी डील्स की थी और इनके जो भी डिसीजंस होते थे वो इंडिया के तरफ होते थे। लेकिन फिर जो महिंदा राजपक्षे हैं वो लोकल इलेक्शंस में वापस आने लगे, मतलब उनकी जीत होने लगी। और सिरिसेना जो है वो थोड़े डर गए इनसे, उनको लगा भाई अब ये किसी ना किसी तरीके से तो आ ही जाएंगे, तो इनको बिठा ही दिया जाए, इनको अपना बॉस बना दिया जाए। तो बेचारे जो रनिल विक्रम सिंघे थे उनको फिर सिरिसेना ने हटा दिया और वापस सत्ता में कौन आ गए, महिंदा राजपक्षे आ गए, ठीक है। और अब के हालात अगर हम देखें तो एक भाई जो है वो पीएम बने हुए हैं और गोटबाया है वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। लेकिन इन सारे चक्करों में ये लोग भूल गए कि जो पूरा देश है वो किस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र सकता था, और ये सारी चीज़ों को इन्होंने नज़रअंदाज किया। और आज देखिए कितनी गंभीर सिचुएशन वहाँ पर हो गई है, इमरजेंसी लगानी पड़ती है उनको, बार बार फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ पर इम्पोज़ की जाती है। वहाँ पर बिल्कुल भी स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं रहा है, स्टेबल इकोनॉमी नहीं रही है। तो ये सारी जो बातें हैं ये वहाँ की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी, जिसका एक अंदाज़ा हमें होना चाहिए। देखिए दूसरा आर्टिकल क्या है, जो सिविलियन मैसेकर हुआ है बूचा में उसके बारे में बात की गई है। जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही टेरिबल वॉर क्राइम्स को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। जो पुतिन है उन्होंने उनको वॉर क्रिमिनल कहा गया है, जिनोसाइड किया है उन्होंने, ये सारे टर्म्स को यूज़ किया जा रहा है उनके खिलाफ़। और वेस्टर्न नेशंस भी बहुत पहले से ही ऐसे वर्ड्स को उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जो पिक्चर्स सामने आई हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स भी आई थी सामने, और ये लोग खुद अब जाकर उस सिटी में देख रहे हैं, तो अभी भी वो बॉडीज़ वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, जो बहुत ही भयावह दृश्य है। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं। करीब 300 बॉडीज़ वहाँ पर मिली हैं। और कीव के पास ये जगह पड़ती है जो कि है बूचा, ठीक है। कीव तक पहुंचने के लिए बूचा को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, ऐसा रशिया का मानना है। और एक समय ऐसा आया भी जब पूरा का पूरा कंट्रोल रशिया का था। लेकिन अब 30 मार्च को रशियन ट्रूप्स ने वहाँ से विड्रॉ कर दिया था, ऐसा दावा किया जा रहा है, ठीक है। वो लोग वहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, रशिया का ये कहना है कि हमें नहीं पता। ये हो सकता है यूक्रेन बनावटी तौर पर ये चीज़ों को उत्पन्न कर रहा है रशिया को बदनाम करने के लिए, रशिया का ये सब कहना है। अब ये जो वहाँ पे डिस्कवरीज़ हुई हैं, जिस तरीके से डेड बॉडीज़ मिली हैं, बहुत सारे अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से मारा गया होगा लोगों को। तो उनको 2 बैटल से कंपेयर किया जा रहा है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ कीव हिटलर के ऑपरेशन बारबारोसा के तहत की गई थी, राइट, जो 1941 में हुई थी। और दूसरी बैटल 1943 के एंड में हुई थी, जब रेड आर्मी है जो यूक्रेन की ही है, उन्होंने जर्मन्स को खदेड़ने के लिए इसको किया था, ठीक है। ये तब की बैटल्स हैं। तब बुलेट्स के द्वारा होलोकॉस्ट किया गया था और उसमें करीब 1.5 मिलियन लोगों की जान गई थी, ठीक है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। इसमें से मोस्टली ज्यूज़ लोग थे, हम जानते ही हैं, ठीक है। ज्यूज़ लोग ही निशाने पर थे हिटलर के। देखिए अब 2 टर्म्स को बहुत यूज़ किया जा रहा है रशिया के लिए, है ना, कि एक तो जीनोसाइड किया है और वॉर क्राइम है। पुतिन जो है वो वॉर क्रिमिनल हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है वो इसमें समझाया गया है। हम देख लेते हैं क्या है। वॉर क्राइम्स क्या होते हैं, ये ग्रेव ब्रीचेस होते हैं उन अग्रीमेंट्स के जो जेनेवा कन्वेंशंस में हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनको साइन किया गया था। जिसमें क्या बातें हैं, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं जो वॉर टाइम के दौरान फॉलो होने चाहिए। अगर उनका ब्रीच किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, तो फिर वॉर क्राइम कमिट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डेलिबरेटली आप सिर्फ सिविलियंस को ही टारगेट कर रहे हो, जानबूझकर आप निर्दोष लोगों को अगर मार रहे हो तो फिर वो वॉर क्राइम होता है। और अब जो तस्वीरें दिख रही हैं उनसे तो यही लग रहा है कि जो मासूम लोग थे, निर्दोष लोग थे, उनको भी निशाना बनाया गया है और तड़पा तड़पा कर शायद उनको मारा गया है। आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दी है रशिया के ख़िलाफ़ कि ये वॉर क्राइम्स कमिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रशिया तो आईसीसी को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता,
ठीक है, वो मान्यता ही नहीं देता कि हम ऐसी कोई कोर्ट है भी। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन रशिया के खिलाफ करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा टर्म आता है जीनोसाइड। इसको देखिए कहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, तो यूनाइटेड नेशंस जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ दिसंबर 1948 में, ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें क्या क्या आता है, ऐसे एक्ट जो पूरे के पूरे एक नेशनल, एथनिकल, रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को पूरी तरीके से या कुछ पार्ट्स में उनको ख़त्म करने की मंशा से जब अटैक्स किए जाते हैं तो उनको जीनोसाइड बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ज्यूज़ बोलते हैं हम, तो ज्यूज़ का जीनोसाइड हुआ था, राइट, तो वो एक पूरी कम्युनिटी थी। तो जब आप एक कम्युनिटी को पूरी तरीके से या पार्ट्स में या चुन चुनकर जब आप उनके पीछे भागते हैं उन्हें मारने के लिए, तो फिर जीनोसाइड बोला जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसके लिए काफ़ी मतभेद हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक मान्यताएं हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, उसको जीनोसाइड बोलेंगे। अब तक के इतिहास में किन इवेंट्स को जीनोसाइड माना जाता है, तो एक तो 6 मिलियन ज्यूज़ का जो होलोकॉस्ट हुआ था वो तो है ही, राइट। उसके अलावा 3 और ऐसे इवेंट्स को इस डेफिनेशन के तहत फिट माना जाता है कि इनको हम जीनोसाइड बोल सकते हैं। तो ऐसे और कौन से एग्जांपल्स हैं, तो 1915-20 में आर्मेनियंस की ऐसी मास किलिंग की गई थी बाय द ऑटोमन टर्क्स, ठीक है, एक तो वो हैं। फिर रवांडा के ये 2 ग्रुप्स हैं, ट्यूसीज़ और हुतुस, इनके करीब 8 लाख लोगों को मार दिया गया था 1994 में। और जो तीसरा है वो है स्रेब्रेनिका मैसेकर ऑफ 1995, ठीक है। तो इन 3 इवेंट्स को जीनोसाइड करार दिया गया है। ग्लोबल और रशियन रिएक्शंस तो हम देख ही रहे हैं क्या है। रशिया लगातार इसको डिनाई कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम 30 मार्च को ही उस जगह को खाली करके चले गए थे। बाद में क्या हुआ है हमें नहीं पता है। हो सकता है कि यूक्रेन ने ज़िंदा लोगों को ही वहाँ पे इस तरीके से रखा है, ठीक है, और उनको एज डेड बॉडीज़ पोर्ट्रे किया जा रहा है। और अगर ये सही में डेड बॉडीज़ है तो इनका पोस्टमार्टम किया जाए, इनको देखा जाए कि इनकी बॉडी में कोई फ़र्क है या नहीं है। और इंडिया ने भी इसको कंडेम किया है। इंडिया ने खैर सीधे सीधे रशिया का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर बोला है कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो वॉर किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। और हम हमारे तौर पर, हमारे आधार पर जो मदद की जानी चाहिए यूक्रेन की, वो हम कर रहे हैं। और हमारी मदद को एक पॉलिटिकल इवेंट ना करार दिया जाए, ठीक है। हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। और वेस्टर्न नेशंस को भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट विद टुडेज़ डिस्कशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप। जय हिंद।